हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एम बियॉन्ड। दिस इज योर फ्रेंड मानव सहगल और मैं रहूंगा आपका कंपेनियन आपकी एमबीए जर्नी में। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे मैं गया फ्रॉम अ मेयर 60th परसेंटाइल इन द कैट एग्जाम to getting calls from some of the top business schools of India, including the IIMs, XLRI, MDI Gurgaon, NMIMS, SCMHRD और भी बहुत सारे। सो गाइज, जब मैंने कैट एग्जाम की प्रेपरेशन को स्टार्ट किया ड्यूरिंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैंने वो सारी चीजें की जो कि एक्सपेक्टेड होती हैं एक डिसिप्लिन कैट एस्पिरेंट के थ्रू। मैंने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन की, मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट किया और फिर मैंने रेगुलरली मॉक टेस्ट भी दिए और उन्हें अच्छे से एनालाइज भी किया। बट फिर भी एट द एंड मेरी आई सिर्फ 60th परसेंटाइल इन द कैट एग्जाम। तो सेकेंड अटेम्प्ट की प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा पॉन्डर कर रहा था, विच इज कि जब मैंने कैट को पहले अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई की थी तो मेरी परसेंटाइल इतनी कम क्यों आई डिस्पाइट डूइंग ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड आउट ऑफ अ एस्पिरेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला जब मैंने एक चीज को रियलाइज किया कि कैट एग्जाम इज नॉट अ सिलेबस ड्रिवन एग्जाम, इट इज एन एप्टीट्यूड ड्रिवन एग्जाम। तो सिलेबस ड्रिवन और एप्टीट्यूड ड्रिवन एग्जाम्स के बीच में फर्क क्या होता है? अ सिलेबस ड्रिवन एग्जाम इज एन एग्जामिनेशन जहां पे अगर आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप रेगुलरली मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग गुड स्कोर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम आर वेरी हाई। बट एक एप्टीट्यूड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जहां पे आपका मॉक्स देना या सिलेबस कंप्लीट करना गारंटी नहीं करता आपका सक्सेस इस एग्जाम में। इस एग्जाम में आपका सक्सेस गारंटीड होता है इफ यू डेवलप द एप्टीट्यूड। सो मैं भी शायद वही गलती कर रहा था, मैं सिलेबस तो कर रहा था, मैं मॉक भी दे रहा था, बट मेरा एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हो पा रहा था। सो फिर जब मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा सिलेबस करके और मॉक्स देके एप्टीट्यूड नहीं डेवलप हो पा रहा है, तो उस समय आई रीच्ड आउट टू सम ऑफ माय कॉलेज सीनियर्स जिन्होंने कैट दिया हुआ था, जैट दिया हुआ था, अच्छे टॉप बिजनेस स्कूल्स में वो ऑलरेडी पढ़ रहे थे। तो उनकी गाइडेंस से मुझे ये पता चला कि उनको भी ये ऐसा रोड ब्लॉक फेस हो रहा था, उनको भी पहले एक या दो अटेम्प्ट्स में अच्छे नंबर नहीं मिले थे कैट एग्जाम में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी हैबिट्स डेवलप की, अपने डेली रूटीन में कुछ हैबिट्स, कुछ स्केड्यूल्स को इनकॉर्पोरेट किया जिसकी वजह से उनका एप्टीट्यूड बढ़ पाया और वो अपने ड्रीम बिजनेस स्कूल्स की कॉल्स ले पाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो सारी हैबिट्स जो मैंने अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट की, जिसकी वजह से मुझे इन सारे बिजनेस स्कूल्स की कॉल्स आ पाई। इस फर्स्ट हैबिट है रीडिंग। तो व्हेन इट कम्स टू द कैट एग्जाम या कोई भी और मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है क्योंकि इसकी टेस्टिंग दो तरीके से की जाती है इन सभी एग्जाम्स में। फर्स्ट इज थ्रू द डायरेक्ट टेस्टिंग मेथड जो कि होता है थ्रू द VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा और लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको उसको पढ़ना होगा, कॉम्प्रिहेंड करना होगा और फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। सेकेंड टाइप ऑफ टेस्टिंग इज इनडायरेक्ट टेस्टिंग जो कि होती है थ्रू द DILR, which is data interpretation and logical reasoning, and also through the QA, which is the quantitative ability section। इन दोनों सेक्शंस में कई बार आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी आ जाती हैं जिनको अगेन आपको लिमिटेड टाइम में पढ़ के डिसाइफर करना होता है सो दैट यू कैन मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसीलिए अपने रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है और ये इंप्रूवमेंट होती है जब आप रीडिंग को अपने डेली रूटीन का, अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना पाए और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको इनकॉर्पोरेट करें अपने स्केड्यूल में। सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने रीडिंग को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाया। तो जब मैं कैट की तैयारी कर रहा था तो मैं एक फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल था उस टाइम और मेरे पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम रहता था प्रेपरेशन को देने के लिए। इसलिए मैंने जान के दो डेडिकेटेड स्लॉट्स फॉर रीडिंग अपने डे में बनाए थे। फर्स्ट स्लॉट था मॉर्निंग स्लॉट जो कि होता था 30 to 40 मिनट्स का बिफोर माय ऑफिस स्टार्टेड, और सेकेंड स्लॉट होता था राइट बिफोर माय बेड टाइम जो होता था करीब करीब 15 to 20 मिनट्स का। तो फर्स्ट स्लॉट में मॉर्निंग स्लॉट में मैं यूजुअली पढ़ता था आइदर अ न्यूज़पेपर और सम ऑनलाइन आर्टिकल्स। न्यूज़पेपर के लिए मैं सोर्सेज यूज करता था, मैं मेरे प्रेफर्ड सोर्सेज थे द हिंदू या फिर द हिंदू बिजनेस लाइन, और ऑनलाइन आर्टिकल्स के लिए मैं सोर्सेज यूज करता था लाइक द इयॉन एसेज, स्मिथसोनियन मैगजीन एंड द गार्डियन एटसेट्रा।
और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा विद द लिंक, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाइट टाइम के अंदर मैं नॉवेल्स पढ़ता था अपने नाइट स्लॉट में, वो नॉवेल्स जो मेरे मन पसंदीदा जॉनर की हैं। लाइक मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है टुवर्ड्स द सेल्फ हेल्प एंड टुवर्ड्स द मेडिएवल हिस्ट्री जॉनर। तो मैं इन जॉनर्स की कुछ नॉवेल्स पढ़ता था ताकि वो मुझे एंगेजिंग भी लगे और साइमल्टेनियसली मेरी रीडिंग भी होती रहे और मेरी रीडिंग की हैबिट डेवलप होती रहे। सो गाइस, आप भी ऐसे ही कुछ डेडिकेटेड टाइम अपने दिन में दे सकते हैं टू रीड। इससे आपकी ये हैबिट डेवलप होगी और इन टर्न आपका रीडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और आप सक्सेसफुली नेविगेट कर पाएंगे कैट के VARC एंड ऑल्सो द अदर 2 सेक्शंस। सो गाइस, सेकंड हैबिट है पजल सॉल्विंग। तो पजल सॉल्विंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है विद रिस्पेक्ट टू द DILR सेक्शन ऑफ द कैट। The data interpretation and logical reasoning section is considered to be one of the toughest section बहुत सारे कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर बहुत इंटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। और इन ऑर्डर टू नेविगेट दिस सेक्शन सक्सेसफुली, एक टूल जो आपको चाहिए होता है वो होता है रॉ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो कि डेवलप होते हैं थ्रू द हैबिट ऑफ सॉल्विंग पजल्स। और हैविंग सेड दैट, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका रॉ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप सिर्फ पजल सॉल्विंग से हो। ये डेफिनेटली प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन से या कैट लेवल के पजल से भी सॉल्व हो सकते हैं। बट एक बिगिनर लेवल के कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होता टू स्ट्रेट अप जंप इनटू कैट लेवल DILR क्वेश्चंस। एंड दिस वाज द सेम केस विद मी। मैं सीधा कैट के लेवल के DILR क्वेश्चंस नहीं कर पाता था, तो इसलिए मैंने पजल्स को सॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की फाउंडेशन रखी। तो मैंने पर्सनली प्रॉब्लम सॉल्विंग को कोई डेडिकेटेड टाइम स्लॉट नहीं दिया था, अनलाइक द रीडिंग पार्ट जिसको मैंने 2 टाइम स्लॉट्स दिए थे अपने डे में। मैं यूजुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग करता था 15 to 20 मिनट्स ड्यूरिंग माय ऑफिस टाइम ओनली, जब मुझे कुछ टाइम मिल जाए। और मैं ट्राई करता था कि मैं दिन का 1 या 2 पजल सॉल्व कर लूं ताकि मेरी फाउंडेशन बनती रहे प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो मैं यूजुअली सोर्सेज यूज करता था लाइक अरुण शर्मा सर्स लॉजिकल रीजनिंग बुक, जो कि बेसिक्स फाउंडेशन लेवल कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से बताती है, लाइक द रैंकिंग बेस्ड पजल्स, लीनियर अरेंजमेंट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशनशिप्स। ये सारे बेसिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं अगर आप एक बिगिनर हैं। और सेकेंडली मैं ऑल्सो सोर्सेज यूज करता था लाइक सुडोकू एंड काकुरू पजल्स दैट वर अवेलेबल आइदर इन अ न्यूज़पेपर और ऑन वेरियस वेबसाइट्स अवेलेबल ऑनलाइन, जिनके लिंक्स मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आप भी बेसिक पजल सॉल्विंग को अगर अपने दिन का पार्ट बनाते हैं तो आपकी फाउंडेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेटली ले डाउन होगी, जिसको आप ग्रेजुअली शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द कॉम्प्लिकेटेड कैट लेवल, जैट लेवल, DILR सेट्स। तो आपको डेफिनेटली इसको आप इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और इस एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन अच्छे से करना चाहिए। सो गाइस, द थर्ड हैबिट इज मेंटल मैथ्स। तो मेंटल मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल या हैबिट है विद रिस्पेक्ट टू योर क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू योर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। क्योंकि दो कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है in many of the entrance tests including the CAT exam, but it is always recommended to use the calculator to the minimum possible, क्योंकि कैलकुलेटर खोलने में, उसके ऊपर ऑपरेशंस करने में काफी ज्यादा टाइम चला जाता है, जिससे आपकी ओवरऑल सॉल्विंग की स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसलिए द रेकमेंडेड पाथ इज आप जितना मेंटल मैथ्स कर पाए, जितना मेंटली कैलकुलेशन कर पाए विदाउट ओपनिंग द कैलकुलेटर, उतना ज्यादा आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर पाएंगे इन दोनों सेक्शंस में। तो इस पर्टिकुलर हैबिट को अपने दिन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको कोई सेट शेड्यूल या सेट सोर्सेज की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू मिनिमाइज द यूज ऑफ कैलकुलेटर इन योर डेली लाइफ। लाइक अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो ट्राई करिए कि आप अपने ऑफिस के टास्क में कैलकुलेटर का यूज कम से कम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप अपनी डेली असाइनमेंट्स में, डेली कॉलेज टास्क में कैलकुलेटर को कम से कम यूज करके अपनी मेंटल मैथ्स को, अपनी मेंटल कैलकुलेशंस को ज्यादा ट्रस्ट करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो मैं भी पर्सनली वर्किंग प्रोफेशनल था तो मैं ट्राई करता था कि मैं कैलकुलेटर का यूज कम से कम करूं। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर आपको अपनी स्पीड मैथमेटिक्स में फाउंडेशंस बनानी है
तो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज या फिर कुछ स्पेसिफिक, नॉट कोर्सेज टू बी फ्रैंक, बट कुछ स्पेसिफिक वीडियोस, कुछ स्पेसिफिक लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ डाल दूंगा, जिनको आप रेफर कर सकते हैं। और उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं जो आप अपनी फास्ट कैलकुलेशंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो इन वीडियोस में सिखाई जाएंगी वो तभी आपके काम आएंगी अगर आप अपनी डेली लाइफ में इनको अप्लाई कर पाएंगे और कैलकुलेटर से थोड़ा दूर हो पाएंगे। द फोर्थ हैबिट इज रेगुलर ब्रेक्स एंड रिलैक्सेशन। तो गाइज, अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैट की प्रिपरेशन एक मैराथन की तरह है, और एक मैराथन को एस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है रेगुलर ब्रेक्स की और रिलैक्सेशन पॉइंट्स की, क्योंकि ये सारे रेगुलर ब्रेक्स और रिलैक्सेशन पॉइंट्स एक इंसान को तैयार करते हैं फॉर द नेक्स्ट लैप। और सिमिलरली कैट एग्जाम भी एक 6 to 7 मंथ्स की प्रेपरेशन जर्नी है, या फिर शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा। और रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आप मोटिवेटेड रहें और कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई को आगे लेके जा पाए। तो मैं पर्सनली ट्राई करता था कि मैं 2 या 3 दिन में एक बार क्रिकेट खेलने चला जाऊं अपनी सोसाइटी में ही, अपने भाई के साथ या अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। और इससे मेरी फिजिकल फिटनेस भी हो जाती थी और मैं मेंटली भी बहुत ज्यादा अच्छा फील करता था आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम दिस प्लेइंग सेशन। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा टू द पॉइंट रखती थी मेरी प्रेपरेशन जर्नी में भी। और इसके साथ साथ मैं ट्राई करता था कि मैं हर ऑल्टरनेट वीकेंड या हर 2 या 3 वीक्स में एक बार अपने दोस्तों के साथ कुछ बाहर खाना खाने या ड्राइव्स पे चला जाऊं, जिससे अगेन मेरे को एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मिल जाता था, एक चेंज ऑफ एटमोस्फेयर मिल जाता था। और ये चीज भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड कर पाती थी अपनी पढ़ाई की तरफ, और एक रिडंडेंसी नहीं क्रिएट होती थी मेरे रूटीन में, और उससे मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ पाता था। तो आप लोग भी ऐसी कुछ चीजें ढूंढिए जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको रिलैक्स करने में भी हेल्प करे, और उन्हें अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करिए। और आप देखेंगे कि जब ये चीजें आपके रूटीन में आ जाएंगी तो आपकी प्रिपरेशन और कंसिस्टेंट और बेटर होती जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा और आपकी फिजिकल फिटनेस भी सॉर्ट ऑफ मेंटेन रहेगी। सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बहुत सारा एमबीए रिलेटेड कंटेंट अपने एक्सपीरियंसेस से इस चैनल पे लेके आने वाला हूं, और आई एम श्योर ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी एमबीए जर्नी में।